हेलो स्टूडेंट्स, इन रेस्ट एंड मोशन चैप्टर इन लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था एवरेज स्पीड के बारे में और उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी पोर्शन। स्पीड पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम वेलोसिटी पोर्शन को डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको पढ़िए, आराम से सॉल्व कीजिए और जो आपका आंसर आता है उसको कमेंट कीजिए। वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को आगे देखिए। वेलोसिटी, देखिए अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड का मतलब मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम इंटरवल में, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में हम लोग यूज करते हैं टर्म डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम, यानी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया कितने टाइम में, यानी उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई कितने टाइम में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। ओके, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को जनरली स्मॉल एस लेटर से डिवाइड बाई टाइम टी, और वेलोसिटी को वी सिंबल से, या फिर स्पीड के लिए भी वी सिंबल यूज हो जाता है, उसमें कोई सोचने वाली और फिर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड के जैसे मैंने यहाँ पर एस लिखा हुआ है, बट वी यूज भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह में वी जनरली मिल जाता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना अपने को। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़्यादातर केसेस में स्मॉल एस यूज करेंगे। इसके बारे में बात करें तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद होगा वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन होती है। अब डिस्प्लेसमेंट ध्यान में है आपके, डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाई टाइम, तो ये वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। इसमें भी क्या होती है? डायरेक्शन होती है, जो कि हमें ये बताती है कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, और डिवाइड बाई टाइम कितने टाइम में चेंज किया। तो वेलोसिटी हमको दोनों ही इन्फॉर्मेशन देती है, एक तो किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है और कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ है। ओके, मान लीजिए ये है आपकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, जिसका नाम मैं रख देता हूँ x1, और आप यहाँ पर आ गए एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन, मान लेते हैं इसका नाम x2। अब इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होगी ना, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या? इन दोनों पोजीशन के बीच में कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। आप यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे हैं, वो वाले रास्ते की लेंथ क्या होती थी? डिस्टेंस होती थी, द लेंथ ऑफ द पाथ। हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, जो लेंथ मिलेगा वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो क्या होगी? मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड की यूनिट भी कितनी होती थी? क्या होती थी? मीटर पर सेकंड, या फिर कह सकते हैं किलोमीटर पर आवर, या और भी यूनिट्स हम ऐसे बना सकते हैं। एक इस साइड में क्या रहेगी? ऊपर में डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, और इस साइड में क्या रहेगी? टाइम की यूनिट, राइट। तो स्पीड की जो यूनिट होती है वही वेलोसिटी की यूनिट होती है, दोनों की यूनिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते थे? टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे उस कंप्लीट जर्नी की। हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। वहाँ पर भाई डिस्टेंस की बात थी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात, डिवाइड बाय द टोटल टाइम, राइट। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप 10 मीटर इस डायरेक्शन में गए, एंड देन 5 मीटर इस डायरेक्शन में गए, एंड देन 10 मीटर इस डायरेक्शन में गए, ऐसा, और आप यहाँ पर आ गए।
ओके। इस 10 मीटर को ट्रेवल करने में आपको मान लेते हैं 2 सेकंड का टाइम लगा। इस 5 मीटर को ट्रेवल करने में आपको मान लेते हैं 1 सेकंड का टाइम लगा। इस 10 मीटर को ट्रेवल करने में मान लेते हैं आपको लग गया अगेन 3 सेकंड। ओके, 3 सेकंड। तो हमसे अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन, इस वाले पोर्शन में जो मैंने यहाँ पर दिया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये भाई 5 है, तो ये वाला हिस्सा भी कितना हुआ, 5 हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 5, और टोटल टाइम कितना लगा 2 1 3 कितना हो गया 6 सेकेंड्स, राइट। यानी हमारा आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। अगर एवरेज स्पीड निकालना हो इस केस में तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 5 एंड देन मोर 10, दैट इज 25 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है 2 1 3, दैट इज द 6 सेकेंड्स। ठीक है ना, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और फिर टोटल टाइम। और यहाँ पर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, इसमें हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी पोजीशन चेंज कितना हुआ। इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करके निकाल लेते हैं। एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस वैल्यू। ओके, तो उस हिसाब से अगर दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये चीज़ क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई, और ये चीज़ क्या बन गई, स्पीड बन गई। यानी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड, मतलब पूरे जर्नी की बात हो रही है यहाँ पर। जो भी जर्नी की बात करेंगे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उसके बारे में। यानी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड से क्या रहेगा, हमेशा कम ही रहेगा, या बराबर भी हो सकता है, जैसा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में था। ठीक है ना, बात को ध्यान में रखेंगे आप। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर ऐसे कह लीजिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो सेम ना हो, यूनिफॉर्म मतलब जो सेम ना हो, यूनिफॉर्म मतलब जो सेम रहे, कांस्टेंट रहे, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, तो यूनिफॉर्म ऐसी वेलोसिटी जो कि अपनी डायरेक्शन को फिक्स रखे, अपने वैल्यू को फिक्स रखे, यानी अपने मैग्नीट्यूड को फिक्स रखे, तो ऐसी वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, एंड दूसरा उसकी वैल्यू भी नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी ऑब्जेक्ट, 2 मीटर पर सेकेंड से ही आगे तक चलते रहना चाहिए थ्रू आउट द जर्नी, जितने देर की हम बात कर रहे हैं। तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर उसमें कुछ भी चेंज होता है तो हम बोलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहले 1 मीटर पर सेकेंड से, फिर अगले सेकंड में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, या फिर अगले सेकंड में अगेन 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, जो भी है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा केस, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बदल नहीं रहा 3 मीटर पर सेकेंड ही, लेकिन अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। क्या, ऐसे गया, ऐसे ऐसे घूम के वापस आ गया, ऐसा इस तरीके से चलने लग गया। हाँ, डायरेक्शन को उसने अपने क्या किया है, चेंज किया है। उसकी वैल्यू उसने अपनी नहीं बदली है ना, जो स्पीड की वैल्यू थी, जो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, वो नहीं चेंज हुआ, 3 का 3 है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुई है। तो भी ये किसका एग्जाम्पल आएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल माना जाएगा। प्लीज़ ध्यान में रहे, चाहे डायरेक्शन चेंज कर ले, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज कर ले, या फिर दोनों चेंज कर ले। लाइक ऐसा हो जाए,
कि ऐसे जा भी रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, और यहाँ पर इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड, सब जगह अलग अलग स्पीड भी है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के बारे में बात हो रही है कि मोशन को हम कब कह सकते हैं कि वो मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा रहे, कांस्टेंट रहे सीन। और कब हम कहेंगे मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कब उसमें सीन चेंज हो रहे हैं, है ना। तो अगर सीन मतलब क्या है यहाँ पर बेसिकली, कैसे डिसाइड होगा कि कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्पीड से डिसाइड होगा, डायरेक्शन से डिसाइड होगा कि भाई मोशन एक जैसा है या नहीं है। अब मोशन अगर एक जैसा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे भाई मोशन में कुछ भी चेंज नहीं, डायरेक्शन फिक्स है। और साथ के साथ और क्या चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी स्पीड नहीं चेंज होनी चाहिए। यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन अगर दोनों फिक्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, वेलोसिटी बोलते हैं। यही तो वेलोसिटी है भाई। स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं होती है, वेलोसिटी में किसकी बात होती है, डायरेक्शन की बात होती है। बाकी नहीं तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या है डिफरेंस था, है ना। दोनों चीज़ें सेम है, ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में। मतलब जब हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाती है, अपनी वेलोसिटी बन जाती है। तो स्पीड भी नहीं चेंज होनी चाहिए, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो किसी मोशन में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म मोशन, जिसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा हो या दोनों ही चेंज हो रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ये तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, दैट यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इफ देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, ओके, दैट्स इट। Non-uniform motion means if there is any change in the velocity, then the object said to be in non-uniform motion. अच्छा, इसको एक और तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे, मतलब यही चीज़ों को मैं डिफाइन करने जा थोड़ा अलग सी लैंग्वेज में। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में ट्रेवल करे और वो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करे सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करे सेम टाइम में, डज नॉट मैटर कि कितना भी छोटा क्यों ना वो टाइम इंटरवल हो। अब इसी को समझते हैं कि क्या बोल दिया मैंने। पहली चीज़ तो क्या बोल दी मैंने, डायरेक्शन फिक्स कर दी। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर 1 मीटर यहाँ पर 1 सेकेंड में ट्रेवल किया तो अगला मीटर जो है कितना टाइम लगना चाहिए, 1 सेकेंड ही लगना चाहिए। सही बात है भाई, तभी यूनिफॉर्म कहलाएगा। फिर अगला मीटर कितने देर में होना चाहिए, 1 सेकेंड में ही होना चाहिए। फिर अगला मीटर कितने देर में होना चाहिए, 1 सेकेंड में ही ट्रेवल होना चाहिए। अब मैंने आगे क्या बोला, डज नॉट मैटर व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल टू बी टेकन, है ना। ये जो टाइम इंटरवल लिया है 1 सेकेंड के बजाय कुछ और भी ले लें तो भी ये कितना रहेगा, 1 मीटर ही, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पर हाफ सेकंड ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा भाई, उसी के अकॉर्डिंग हाफ मीटर ये, फिर हाफ मीटर ये, हाफ मीटर ये, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये कि अगर जो पहला टाइम आपने लिया है, चाहे 1 सेकेंड का, आधे सेकेंड का, है ना, जितना भी आपने लिया है, उस टाइम में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो अगले उसी हिस्से वाले टाइम में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर आपने पहले हिस्से में बोला कि मैं सिर्फ 0.1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, मान लेते हैं जो है 10 मीटर, है ना, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट की बात कर रही है, इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं,
0.1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। तो अगले 0.1 सेकेंड में भी कितना ट्रेवल करेगा, 10 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। और डायरेक्शन को तो हमने पहले ही फिक्स कर दिया, तो बात वही होगी यूनिफॉर्म मोशन वाली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली, है ना। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ के बारे में मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूँगा। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा ग्राफ का, फिर उसके बाद से हम आगे जब पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में, फिर आगे एक बार और ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में जितना हमने पढ़ा है ना, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तक पूरा, उससे रिलेटेड जितने ग्राफ्स बन सकते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो भी है उसको बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था टॉपिक रेस्ट क्या होता है, राइट, रेस्ट। और रेस्ट के बारे में मैंने क्या बताया था, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बताया गया था। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखिए ये हो गई 2 एक्सिस एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे भाई साहब टाइम एक्सिस। एक साइड टाइम लिया जाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइम के बारे में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और किसके बारे में बात हो रही है, पोजीशन के बारे में, तो एक जगह पर हो जाएगा पोजीशन। तो टाइम और पोजीशन के साथ यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कुछ 2 मीटर आपसे, आप खड़े हैं यहाँ पर और ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। जब आपने ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया, कुछ समय बाद समय आगे बढ़ा, टाइम मान लेते हैं, टाइम हो गया 10 सेकेंड आगे बढ़ा, ठीक, ये 10 सेकेंड का गैप है मान लेते हैं। 10 सेकेंड बाद भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहनी है, उतनी ही रहनी है। 2 मीटर की हाइट है ना, दिख रहा है आपको, 2 मीटर की हाइट है, तो ये 2 मीटर पर ही रहना है, ठीक, 2 मीटर। फिर 10 सेकेंड बढ़ा या फिर 50 सेकेंड बढ़ा, जो भी है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये ग्राफ किसका है, रेस्ट के लिए है, पोजीशन और टाइम के बीच का, कि पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। ध्यान में रखिएगा, जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पर उसकी पोजीशन बदल नहीं रही है, 2 मीटर यहाँ पर भी है, 2 मीटर यहाँ पर भी, ये भी 2 मीटर है, सब जगह कितनी है, 2 मीटर है। अगर वो पोजीशन बदल लेता तो वो ग्राफ रेस्ट का नहीं कहलाता भाई साहब। रेस्ट के बाद हम बात करते हैं मोशन की। अब मोशन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ओके। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए वो ज़रा समझते हैं। देखो, यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो एक टाइम गैप में उसकी पोजीशन चेंज क्या रहती है, एक ही रहती है। मतलब अगर 1 सेकंड में उसने 2 मीटर पोजीशन चेंज करी है तो अगले सेकंड में भी कितना चेंज करेगा, 2 मीटर पोजीशन चेंज करेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ये मान लेते हैं पोजीशन वाली एक्सिस और ये मान लेते हैं टाइम वाली एक्सिस, और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कहीं ओरिजिन पर है, 0 0 पर है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल 0 0 पर रखा हुआ है। अब 1 सेकेंड टाइम आगे बढ़ा और ऑब्जेक्ट भी बढ़ गया अपने हिसाब से, 2 मीटर या 1 मीटर जो भी है, तो उसका ग्राफ कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, पहला पॉइंट ग्राफ का। टाइम अगेन 1 सेकेंड आगे बढ़ा, ऑब्जेक्ट भी उतना ही आगे बढ़ा जितना पहले आगे बढ़ा था, उतना ही और आगे बढ़ गया, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही, ध्यान में रहे। और ये बन गया दूसरा पॉइंट। इसी तरीके से और भी टाइम आगे बढ़ेगा, ये और ग्राफ आगे बढ़ेगा, और ग्राफ हमारा अगर पूरा मिलाएंगे तो ऐसा हमको एक स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन जो है मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की जब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो कैसी रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ये बीचों बीच जाए, बिल्कुल मिडल पोर्शन से जाए, डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से ग्राफ ऊपर नीचे होता है। अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या बोला गया है कि पोजीशन और जो टाइम चेंज हो रहा है जरूरी नहीं कि वो हमेशा क्या रहे, इक्वली चेंज हो। मतलब 1 सेकंड में अगर 1 मीटर पोजीशन चेंज हुई है तो अगले सेकंड में ज़रूरी नहीं कि वो 1 मीटर ही हो, 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो सकती है, फिर अगले सेकंड में कुछ और हो जाए, ठीक है ना। मतलब चेंज होते रहेगी, चेंज होता रहेगा, इसमें टाइम इंटरवल जो है और जो पोजीशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस केस में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, उसके अलावा कुछ भी ऐसा बन जाएगा जो भी बनना है, ठीक है ना। बट जो है ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, बस इतना आपको भी ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये है पोजीशन, ध्यान में रहे। यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि आप ग्राफ किस एक्सिस पर बना रहे हैं, पोजीशन और टाइम एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं कुछ और ग्राफ को। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ग्राफ कैसा बनेगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा बनेगा। अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले समझाया हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही है। कांस्टेंट वेलोसिटी में भी यही चीज़ बोली जाती है, डायरेक्शन फिक्स स्पीड फिक्स, और यूनिफॉर्म मोशन में भी यही चीज़ बोली जाती है, डायरेक्शन फिक्स स्पीड फिक्स। तो चलिए इसका ग्राफ भी ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग पोजीशन सेलेक्ट करें और यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करें तो ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब वेलोसिटी की बात हो रही तो आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम आप लिख सकते हैं। अब इस ग्राफ को देखकर, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान में रहे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखकर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ऐसे मार्किंग रहती है ग्राफ पर, इस साइड भी ऐसे रहती है मार्किंग। तो कोई सा भी एक पॉइंट आप अपने ग्राफ पर सिलेक्ट कर लीजिए, कोई सा भी एक पॉइंट जो सूटेबल हो, और वहाँ से फिर लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसी। और अब देखिए जो ये वाली चीज़ है ये क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट। इस वाली एक्सिस पर जो कुछ भी हम लोग मेज़र करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और इस वाली एक्सिस पर हम जो कुछ भी मेज़र करेंगे वो क्या होगा, टाइम होगा। तो टाइम यहाँ से देख के पता लग जाएगा ग्राफ से कितना टाइम की बात हो रही है, और इस वाले पॉइंट को ऐसा ज्वाइन कर लेंगे तो क्या पता लग जाएगा कितने डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता लग जाए, टाइम की वैल्यू पता लग जाए, तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता लग जाएगी, पता लग जाएगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू। कौन से ग्राफ की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है। ऐसा नहीं किसी भी ग्राफ में आपने ये चीज़ लगा दिया, नहीं नहीं, और भी बहुत सारे ग्राफ होते हैं, वहाँ पर नहीं लगाना है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। ये वाला चीज़ अगर आप लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कॉन्सेप्ट। कांस्टेंट वेलोसिटी में ही अगर मैं आगे बढ़ूँ, एक और ग्राफ देखिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी नहीं बदलनी चाहिए। मतलब अगर
अभी 0 सेकेंड है, मतलब अभी मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया और ऑब्जेक्ट जब मैंने देखा तो उस समय कितनी स्पीड से भाग रहा था, इतनी स्पीड से भाग रहा था। ये है वेलोसिटी वाला लाइन इस बार, और ये है टाइम वाली लाइन। इस बार मैं ग्राफ के एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ। तो जब टाइम शुरू हुआ था तब हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से भागता हुआ हमारे सामने से जा रहा था, इतना स्पीड से। अब ये स्पीड कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं वो 5 मीटर पर सेकेंड है। टाइम चेंज हुआ लेकिन उसकी वैल्यू 5 की 5 ही रही। टाइम और चेंज हुआ लेकिन उसकी वैल्यू 5 की 5 ही रही। तो ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वाली लाइन और ये टाइम वाली लाइन। सो सच ए ग्राफ इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम है, ध्यान में रहे, वेलोसिटी टाइम। चलिए स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड वाले केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डिस्टेंस लिख देंगे, और ये टाइम। ये हो गया डिस्टेंस वाला ग्राफ। अगर कांस्टेंट है तो ऐसा ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि जितने टाइम में, अगर इतना टाइम अपने ने सेलेक्ट किया और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी तो अगले टाइम में भी ग्राफ उतना ही आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कांस्टेंट स्पीड के केस में ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। तो मैं कुछ कंडीशंस को अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्राफ को मैं एक बार और डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर एक बार दोबारा से रिपीट कराऊँगा और कुछ एडिशनल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, इस ग्राफ का एक स्लोप दिखता है अपने को ना, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कितना स्लोपी है वो अपन को दिखता है यहाँ पर। ठीक, अगर मान लीजिए मैं कहूँ ये 10 सेकेंड है, ये पूरा टाइम वाला है ना, टाइम मान लेते हैं ये चीज़ 10 सेकेंड है और ये चीज़ कुछ 5 मीटर है। ये वाली जो हाइट है ये डिस्टेंस को बताएगी, डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं 5 मीटर है। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग 5/10 इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। यही हो गई। मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है और उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ ऐसा ड्रॉ होता है, खूब ऊपर की तरफ, बिल्कुल उसका स्लोप क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इसका स्लोप कम है और इस ग्राफ को और ऊपर उठा दीजिए ऐसा, ये ग्राफ उठ गया, ये डिस्टेंस है और ये टाइम। तो ये ग्राफ को मैंने और ऊंचा उठा दिया। तो अब रहेगा जब मामला, तो ऐसा कुछ हो जाएगा सीन क्रिएट कि अब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस, पहले ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस थी, अब देखिए कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस। मान लेते हैं ये 2 सेकेंड है और ये अब मान लेते हैं 4 मीटर है। ठीक, तो स्पीड अगर हम निकालेंगे तो स्पीड ऐसे निकलेगी, परपेंडिकुलर वाला हिस्सा डिवाइड बाई बेस वाला हिस्सा, तो 4/2 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं जब स्लोप कम था तो स्पीड भी कम थी और जब स्लोप ज़्यादा हो गया तो स्पीड भी क्या है, ज़्यादा है। यानी जितना ज़्यादा स्लोप होगा ग्राफ का उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। कौन से ग्राफ की बात हो रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है। किसी भी ग्राफ की ऐसे नहीं बात कर देनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहे हो आप, नहीं। वेरिएबल स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब समथिंग दैट इज चेंजिंग, राइट, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये चीज़ कांस्टेंट नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ वेरी कर रही है, ये चीज़ वेरिएबल है। तो ग्राफ भी क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन के अलावा और कुछ होगा, कैसा भी बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ओके, एक चीज़ देखो यहाँ पर ध्यान से, मान लीजिए ये वाली स्पीड एक्सेस है एंड दिस इज द टाइम एक्सेस, और मान लेते हैं अभी स्पीड कांस्टेंट अगर है, कैसी है, कांस्टेंट है, तो यानी स्पीड के लिए ग्राफ कैसे जाएगा, सीधा कि स्पीड बदल नहीं रही है, टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन स्पीड बदल नहीं रही है, ऐसे कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट। ठीक है, तो
कितनी देर तक मोशन हुआ यहाँ तक। ये 0 सेकंड है और ये कोई सा टाइम है, मान लेते हैं ये टाइम है कुछ 20 सेकेंड। कितना सेकंड का टाइम हुआ? 20 सेकंड तक मोशन हुआ। और ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये मोशन हुआ, ये मान लेते हैं कुछ 5 मीटर पर सेकंड। ये वाली हाइट क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड तक मोशन हुआ तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अगर हमारे पास फार्मूला है कि उसको कैलकुलेट करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस विल बी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी मैंने बताई कि 5 मीटर पर सेकंड से, और टाइम मैंने कितना बताया 20 मीटर पर सेकंड से, तो कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, अगर इसका एरिया कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? एरिया कैलकुलेट करें तो कितना आएगा भाई? लेंथ कितनी है 20 और ब्रेड्थ कितनी है 5, तो एरिया कितना आएगा? 100 आएगा। सेकंड का मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में करके देख लो, वो भी क्या आ जाता है? सेकंड का मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या बचेगा? मीटर बचेगा। यानी एरिया क्या आया? 100 मीटर आया है। यानी ये एरिया किस चीज़ को यहाँ पर बता रहा है? यहाँ पर ये एरिया बता रहा है डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। बात समझ में आई? तो स्पीड और टाइम का अगर ग्राफ है तो उसके नीचे का एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी होती और यहाँ पर टाइम होता और फिर कोई ग्राफ बनता और फिर आप एरिया कैलकुलेट करते तो वो क्या देता अपने को? डिस्प्लेसमेंट देता। क्या देता? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान में रखना आपको। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, या जो भी रहेगा सेंटीमीटर, किलोमीटर, जैसा भी रहेगा, लेंथ वाली यूनिट मतलब रहेगी। तो ऐसे ही ग्राफ को आपको पहचानना सीखना है। अभी धीरे धीरे आप पहचानने सीखने जाएंगे। फिर उसके बाद से उस ग्राफ से क्या कैलकुलेट हो सकता है वो आपको जानकारी लेनी है, जो कि मैंने यहाँ पर बताई है। और बाकी आगे के ग्राफ में और भी चीज़ें डिस्कस हम लोग करेंगे। इस ग्राफ वाले पोर्शन को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 न्यूमेरिकल में करा देता हूँ अभी ग्राफ के ऊपर, जरा देखिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि पहले पोर्शन में वैसा गया कांस्टेंट स्पीड से, बिल्कुल नहीं, स्पीड बढ़ रही है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पर ज़रा देखिए ध्यान से, ये क्या स्पीड है और ये क्या है? टाइम है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है। ठीक, फिर उसके बाद से मान लेते हैं वैसे कांस्टेंट हो गया, यानी स्पीड अब नहीं बढ़ रही है, ऐसे रुक गया। फिर उसके बाद से हमने देखा उसकी स्पीड क्या है? कम होने लग गई, और उसके बाद से जर्नी ख़त्म। यहीं तक की बात हो रही है हमसे बोला यहीं तक का बताओ कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि पहले हिस्से में 10 सेकंड की बात हो रही है, अगले हिस्से में 10 सेकंड की बात हो रही है, फिर लास्ट वाले हिस्से में 5 सेकंड की बात हो रही है। ओके, और ये वाली बात आपको दे दी, स्पीड वाली इन्फॉर्मेशन दे दी। ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। मैं इस ग्राफ को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले 10 सेकंड में स्पीड 0 से उठकर कितनी पहुँची है? 10 मीटर पर सेकंड पहुँची है। पहले 10 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी पहुँची है? 10 मीटर पर सेकंड पहुँची। यानी यहाँ से ग्राफ कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा। फिर अगले 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड में कोई चेंज नहीं हुआ, ग्राफ बिल्कुल सीधा गया, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद से उसकी स्पीड कम होने लग गई है 10 सेकंड से अगले 5 और सेकंड, यानी ये कितना हो गया? 10, 10, 20 और ये हो गया 25, है ना। टाइम को ऐड करते चलो ना सीधे, 10 ये हो गया, फिर 20, फिर 5 ये 25।
तो 25 सेकेंड पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। और यहीं तक का हमको बात करनी है कि बताइए इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कैलकुलेट कर लीजिए, एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ज़रा देखिए ध्यान से। एक तो ये बन गया एक ट्रायंगल, ठीक, फिर बन गया एक रेक्टेंगल ये वाला हिस्सा, और फिर लास्ट में बन गया एक ट्रेपेजियम। तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम की हेल्प से आसानी से ये पूरा पोर्शन कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट दिस। एरिया कैलकुलेट करना है, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि, तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10, और इस ट्रायंगल की टोटल हाइट कितनी है 10, प्लस इस वाले रेक्टेंगल का एरिया देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 10 से 20 गया, यानी कितना ये है पूरा 20 है ये, और ये 10 है तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। गैप निकालना अपने को, गैप तो 10 ही हो गया। और जो इसका ये वाला पोर्शन ये भी कितना है 10 है, ये वाली हाइट इसकी जो है लेंथ इंटू ब्रेथ के लिए ये 10 प्लस। अब लास्ट में कौन बच रहा है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कर लेते हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये है, ये वाली साइड 10 है और ये वाली साइड 5 है, तो 10 + 5 इंटू गैप कितना है दोनों साइड के बीच में, पैरेलल साइड्स के बीच में गैप कितना, ये 25 है और ये 20 है, तो गैप कितना है 5 का है। अब कुछ नहीं बचा, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ये वाला हिस्सा सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा अपना 100 डिवाइडेड बाई 2 = 50, और ये वाला हो जाएगा सीधा सीधा 100, और ये वाला हो जाएगा 10 and 5 15, 15 5 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है, यानी अपना ये कितना बन जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो गया पूरा 150, और इसको कितना आ जाएगा 2 3 = 6 एंड देन 2 7 = 14, 2 5 = 10, सो वी विल गेट 187.5 मीटर। यानी इस जर्नी में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 187.5 मीटर। तो इस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चन से आप निकाल सकते हैं कुछ चीज़ों को, तो आपको ध्यान में रखना है।